सो कैसा लग रहा है शिखर 115 रैंक 115 ऑल ओवर इंडिया में? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, अभी तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि खास नहीं लग रहा है, बट अपने आप में लोग इंपॉर्टेंस देने लग रहे हैं आपको। जब मैं वो यूनिफॉर्म पहन लूंगा तब मुझे जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, तो एक्साइटेड भी हूँ बहुत ज़्यादा। तो ज्वाइंट फैमिली के अपने फायदे तो बताए हैं। बहुत सारे लोग जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, उनके लिए ज्वाइंट फैमिली इज अ ट्रॉमा। दे लाइक यार पढ़ाई लिखाई में बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, प्राइवेसी नहीं मिलती है। एंड आई नो आफ्टर हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद यहाँ पे लोग आएंगे, उससे बातें करेंगे, मैं एंगेज हो जाऊंगा, मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। तो हम लोग को फेलिसिटेशन के लिए इनवाइट किया गया। वहाँ पे मैं पहली बार किसी आईएएस या फिर किसी सिविल सर्वेंट के रूबरू आया, और एक पर्सनालिटी होती है मैम, उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटे शहरों में तो बहुत ज़्यादा होता है मैम, स्पेशली छोटे शहरों में तो बहुत ज़्यादा मुझे डीएम साहब डीएम आ रहे हैं, डीएम साहब का काफिला आ रहा है, 20-50 पुलिस साथ में उनको घेरे हुए हैं। क्योंकि आप तो एक छोटे से शहर से और सीधा पूरा 12वीं करके वहां से बाहर निकल रहे थे, सीधा मेट्रो सिटी। मैं पहली बार मैं घर से बाहर निकला, वो भी इतने लंबे वक्त के लिए। तो मैम शुरू में तो मेरे लिए भी बहुत कल्चरली चेंज था, छोटी छोटी चीजें कि मतलब मेट्रो में एंट्री कैसे करनी है, मेट्रो में रास्ता कैसे देखना है कि ब्लू लाइन की मेट्रो इधर जाएगी या इधर जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जब आप छोटे शहर से आते हैं तो आप बड़े शहर के एक्सपोजर को देखकर चकचौंधिया जाते हैं। आपकी लाइफ में एकदम नई चीजें होती हैं एंड जो लाइफ गोल्स होते हैं उनको आप भूल जाते हैं, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो आपके साथ क्या हो रहा था? क्योंकि आप तो सोच के आए थे कि ग्रेजुएशन के कर लूंगा, इसके बाद यूपीएससी करूंगा। लवर्स पॉइंट फॉर एग्जांपल, मेरे कॉलेज में एक लवर्स पॉइंट एरिया था। एलपी इट इज वेरी फेमस इन, इफ यू आस्क इन एवरीवन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एलपी बहुत फेमस था। तो मैं पूरा दिन एलपी पे भी घूम सकता था, मैं घूमा भी हूं कई दिन। बट क्या बात है, घर वालों को पता है लवर पॉइंट्स की कहानी? घर वाले आए नहीं, वरना उनको भी घुमाता। अभी पता चल जाएगी लवर पॉइंट्स की स्टोरी। घर वाले आप जरूर आइए, मैं फिर से लवर्स पॉइंट घुमाऊंगा आपको। वैसे अगर आपको याद हो जहाँ पे आपको ग्रिल किया गया या आप फंस गए? मेरा जो इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन था, एंड आई थिंक कि लास्ट इंप्रेशन जो मेरा था वो अच्छा नहीं बन पाया इस वजह से। लास्ट क्वेश्चन वाज कि यू केम हियर फ्रॉम करोल बाग और व्हाटएवर एरिया टू यूपीएससी ढोलपुर हाउस। रास्ते में ऐसी क्या 5 अच्छी चीजें और 5 बुरी चीजें आपने दिल्ली के बारे में देखी? एंड आई वाज लाइक कि यार ये कैसे, मतलब ये क्या पूछ लिया मुझसे? अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंट। मेरा तो ध्यान फोन पे था ना कि कैब कब आ रही है। मेरा तो ध्यान ये था ना कि ओटीपी क्या देना है। हाउ यू हैव स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल? क्योंकि लोगों को स्टार्ट करने का ही जो स्ट्रैटेजी होता है ना, वही नहीं समझ में आता है। शुरुआत कैसे करनी है? आपको सबसे पहले एक इंटरेस्ट डेवलप करना है। तो मेरा इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्ड सुन रहा था न्यूज़पेपर्स में कि एमएलएस, एमपीज, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। तो फिर सुबह सुबह की कड़ाके की ठंड, क्योंकि आप दिसंबर का महीना रहता है, नवंबर दिसंबर का महीना, आप सुबह सुबह पहुंचते हो, आपके पहले तो उंगलियां जाम हो चुकी होती हैं और इतना ट्रैवल करके आते हो ठंड में, और फिर आप थोड़ा वार्म अप लेते हो, फिर सारे 30 कैंडिडेट के साथ आप फिजिकल क्लियर करते हो। दैट टाइम लाइक व्हेन आई गेव माय मॉक इंटरव्यू इन द यूसी अकेडमी, माय मॉक इंटरव्यू वाज एक्सपीरियंस एट यूसी अकेडमी वाज ग्रेट। सो एंड दिस टाइम the UC Academy is full fledged, like as far as I know right now, वो बहुत फुल फ्लेज्ड है। उनके मॉक की क्वालिटीज बहुत ज़्यादा है। तो क्लास में जो उनको जो नोट्स मिलते हैं या फिर जो क्लास के लेक्चर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा टॉप नॉच क्वालिटी के। मैंने कुछ लेक्चर्स इनफैक्ट यूट्यूब पे देखे हुए हैं, तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं UC Academy के पास। And I think aspirants can trust UC Academy with their CAP preparation. हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सुगंधा। वेलकम टू UC Academy। और आज हमारे साथ है एक और नए अचीवर, शिखर प्रताप सिंह, ऑल इंडिया रैंक 115 यूपीएससी CAPF 2024। शिखर से हम बातें करेंगे बहुत सारी, और उनसे जानेंगे कि उनकी जो ये जर्नी रही है CAPF एग्जाम की, इंस्पिरेशन क्या रही है स्पेसिफिकली, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जो आप लोग वेट कर रहे हैं हर रैंक होल्डर की। तो स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजी बेस्ड ये पॉडकास्ट होने वाला है, इसके अलावा जर्नी बेस्ड ये पॉडकास्ट होने वाला है, इंस्पिरेशन बेस्ड ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो बस तैयार हो जाइए एक और नई कहानी के लिए, और जो आप में जुनून और जोश भर देगा और आपको लगेगा बस अगला सिलेक्शन तो हमारा ही होगा। वेलकम शिखर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू सो मच टू UC Academy and you for inviting me and to have this conversation. थैंक यू सो मच मैम। सो कैसा लग रहा है शिखर 115 रैंक 115 ऑल ओवर इंडिया में? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, अभी तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि खास नहीं लग रहा है, बट अपने आप में लोग इंपॉर्टेंस देने लग रहे हैं आपको। आप थोड़ा सा अंदर से भी थोड़ा सा फील कर रहे हो कि हाँ कुछ तो अचीव किया है। बट द थिंग इज कि जब मैं वो यूनिफॉर्म एड ऑन करूंगा या फिर जब मैं वो यूनिफॉर्म पहन लूंगा तब मुझे जो
सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा। मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, तो एक्साइटेड भी हूँ बहुत ज्यादा। बट क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी 2-3 साल 2023 से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी मेहनत है और कई लोगों को सालों लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली यू डिड इट वेरी क्विकली एंड वेरी नाइसली विद अ गुड रैंक। यस मैम। सो एक ये तो होता होगा ना, थोड़ा सा प्राउड मोमेंट आ जाता होगा, फाइनली आई डिड इट। मैम लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, मैं ये चीज मानता हूँ और ये चीज मैं अब से मानने लगा हूँ। सिंस व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता था, मैं बहुत मोटिवेटेड रहता था और बहुत ज्यादा मतलब ओवर मोटिवेटेड भी बोल सकते हैं। बट सीइंग द फेलियर्स इन द जर्नी आई रियलाइज दैट इट वाज ऑल मेंट टू बी। एंड आपका जो हाथ होता है आपके सक्सेस में, वो 50% होता है, 50% इज लक। एंड मैं ये एक्सपीरियंस करने के बाद बोल रहा हूँ। एंड दैट 50% लक एक्टिवेट्स व्हेन जब आप अपना 50% हार्ड वर्क कर चुके हो। This is very interesting thing you told me, and it is like a coupon code. Yes, coupon code. Generally लोगों का मानना क्या होता है कि जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे होते हैं, स्पेसिफिकली यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम, तो मेहनत कहते हैं ना, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क देयर इज, बट लक के बारे में बात करना, ये दिस इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। मैम लक, मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ यूपीएससी में ऐसे बोर्ड्स हैं जिनमें आप चले जाएंगे या फिर जिनका जो आपका इंटरव्यू ले लेंगे, अगर वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपके मार्क्स ऑलरेडी गिर चुके हैं क्योंकि उनका एवरेज मार्क्स ऑलरेडी कम है। और अगर कुछ बोर्ड्स हैं जिनमें आप मिल गया, जो आप मतलब जिसमें आप इंटरव्यू देते हैं, अगर आप वो जाते हैं तो आपके ऑलरेडी मार्क्स बढ़ जाएंगे क्योंकि उनके मिनिमम मार्क्स ही इतने ज्यादा हैं जो कि मैक्सिमम मार्क्स से बहुत। यू मीन इंटरव्यू बोर्ड्स, जो पीपल वहां पे इंटरव्यू बोर्ड, मैम ये इट इज टोटली लक बेस्ड कि कौन सा इंटरव्यू बोर्ड आपको मिल रहा है एंड स्पेशली कि आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। ये मतलब ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है मैम, ये कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। सो we'll definitely talk about your interview board and your luck on that. So all over अगर हम बात करें यूपीएससी सीपीएफ एग्जाम के बारे में, so आप मानते हैं आप लकी रहे हैं एग्जाम में? मैम आई थिंक लाइक नाउ अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है मैं बहुत लकी रहा हूँ बिकॉज फॉर द सीएपीएफ इन द सेकंड अटेम्प्ट, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत प्रिपरेशन करी फॉर द रिटन। सेकंड अटेम्प्ट में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया और मैं इतना रेडी भी नहीं था प्रिपरेशन के लिए। बट लाइक लक वाज माय वे, लाइक लक ने मेरा साथ दिया और मैं उसके कारण ही सिलेक्शन हुआ लाइक जो सेकंड अटेम्प्ट में। क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट का जो इस बार जो 2024 का जो एग्जाम का पैटर्न था पेपर 1 का, वो भी बहुत मुश्किल से क्वेश्चंस थे, बहुत ही यूपीएससी सीएससी लेवल के क्वेश्चंस थे, तो स्पेशली जो पेपर 1 होता है उसमें। तो इस वजह से मैम मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा लक मैटर किया वहां पे और इस वजह से ही पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आ पाए। ओके, सो बात करेंगे हम आपकी जर्नी के बारे में डेफिनेटली। उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि शिखर लखीमपुर खेरी जैसी एक छोटी सी जगह से आते हैं, तो सीएपीएफ कमांडेंट बनने से पहले शिखर क्या रहे हैं और कैसी जर्नी रही है? मैम जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट या फिर जस्ट लाइक अ नॉर्मल एस्पिरेंट या फिर एक स्टूडेंट ही बोल रहे हैं, मेरा भी सेम बचपन ही रहा है। सेम स्कूल्स में जाता था, एक ही स्कूल में मैंने पूरी अपनी सारी प्री नर्सरी फ्रॉम क्लास प्री नर्सरी टिल क्लास 12th मैंने एक ही स्कूल से अपनी पूरी एजुकेशन करी। मेरे सारे टीचर्स भी मतलब मेरे घर तक के सारे मेंबर्स को जानते थे। तो इतना ज्यादा मैंने एक ही शहर में रह के सारी पढ़ाई करी है। तो मतलब मैम ये मेरी जर्नी रही है, नॉर्मल लाइफस्टाइल, नॉर्मल स्कूल था। अगर हम आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो पेरेंट्स मतलब क्या सर्विसेज में रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में रहे हैं, कैसे? नहीं मैम, मेरी मदर जो है वो शी इज अ होम मेकर एंड माय फादर वर्क्स इन अ शुगर मिल। Okay. It is a private sugar mill. He's a private employee. And I have also a younger sister. She's currently studying. Okay. And मेरी वैसे तो मैं बोलूँ मेरी joint family है. अच्छा. तो मुझे nuclear family और joint family के बीच का difference ही बहुत दिनों बाद clear हुआ. क्योंकि from the very starting जब मैंने होस्ट संभाला तो मुझे घर में कम से कम 20 मेंबर दिखते थे. मेरी बहुत बड़ी फैमिली है मैम. मेरा ख्याल रखने के लिए और मुझे कुछ भी हो जाए, छोटी से छोटी बीमारी, मुझे 20 फोन आते हैं घर के मैम. तो मैं बहुत बचपन से बहुत ही लाड प्यार से पाला गया हूँ मैम, बहुत ज्यादा. I'm pretty sure now you're lucky. I'm very lucky. I think I'm very lucky to have a joint family in this time. Like मुझे लगता है कि बहुत लक की बात है. And the thing is कि मैम बहुत ज्यादा प्यार मिला मेरे. और अगर स्कूल लाइफ भी मेरी देखें तो मैम इट इज अ नॉर्मल स्कूल जैसा बच्चों का होता है. I was pretty good in studies. मैंने अपने पेरेंट्स को उस सिलसिले में कोई ट्रबल नहीं किया कि मैं शैतान नहीं था. शैतानी भी करता था, छुप के करता था, मैं पकड़ा नहीं जाता था कभी. बदमाश मैं बहुत बदमाश था, बट मैं कभी नहीं पकड़ा. नर्डी एंड स्टूडियस बच्चे, बट
पीछे कुछ और ही होते हैं लाइक दैट। आई मेड श्योर कि मैं पकड़ा ना जाऊं। आई वाज द क्लास मॉनिटर। लेकिन तो कहते क्लास का सबसे शैतान बच्चे को ही मॉनिटर बनाया जाता था, इसलिए बनाया जाता था क्या? मैं मनाया भी जाता था और मैं कर भी लेता था, थोड़ी बहुत शैतानी मैनेज कर लेता था मैं। एंड मेरा जो मैं क्लास में हमेशा सेकंड आया हूं मैम, मैं कभी फर्स्ट नहीं आया। देयर वाज अ गर्ल इन माय क्लास। मैं जब से शी वाज आल्सो विद मी फ्रॉम क्लास प्री नर्सरी टिल क्लास 12, उसने मुझे कभी फर्स्ट नहीं आने दिया। तो ये मेरा एक मलाल है मेरी जिंदगी में, मैं कभी फर्स्ट नहीं आया क्लास में। मुझे ना वो वैसे वाली कहानियां याद आ रही है जो स्टूडियोस बच्चे होते हैं ना। इवन मेरी फैमिली में मैंने कई कहानियां ऐसे सुनी है कि हमेशा एक टॉपर लड़की होती है। शी वाज द ऑल इंडिया टॉपर। शी गॉट 99.5% इन हर 12th क्लास। तो उसके सामने हम सब छुप गए। हमारा कितना भी परसेंटेज है कोई नहीं पूछ रहा। What she is doing currently? She is currently pursuing MBBS from डॉक्टर बन रहे हैं। Yes ma'am. She is currently pursuing MBBS from KGMU College in Lucknow. Doesn't matter. You have cleared UPSC CAPM with all India rank 115. She was my childhood trauma to be honest ma'am. देख रहे हैं आप लोग, सुनिए। अगर अभी मुझे लगता है इससे ना सब लोग रिलेट करने वाले हैं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में, स्पेसिफिकली लड़कों की लाइफ में ये होता है कि लड़की टॉपर हमेशा एक होती है क्लासमेट। तो ऐसे क्या मतलब कभी ऐसे लगा नहीं क्या इसको तो पीछे करना है, फर्स्ट आना है? मैम एक टाइम के बाद मैंने कंपटीशन ही छोड़ दिया था। मैंने शुरू में कॉम्पीट करना चाहा, बट मैंने कहा छोड़ो भाई, अपने बस की है। आई एम गुड विद सेकंड। शैतानी भी करनी है अपने को, टाइम शैतानी के लिए भी निकालना है। तो फिर मैनेज किया मैम जैसे हो सकता था। एंड दिस वाज about everything about my school life. Wow, very nice, very nice. So since you have mentioned that joint family से belong करते हैं, तो joint family के अपने फायदे तो बताए हैं। बहुत सारे लोग जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, उनके लिए joint family is a trauma. They're like यार पढ़ाई लिखाई में बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, प्राइवेसी नहीं मिलती है, एक इस तरीके से, ऊपर से कंपटीशन बहुत होता है, आसपास के भाई बहन, सिबलिंग्स हैं, कजिन्स हैं। तो ये क्या आपके साथ रहा है? मैम जैसे कि आपने बोला कि सबके प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। मैं कॉन्स भी बताऊंगा आपको। कॉन्स सबसे बड़ा ये है कि आपको पढ़ाई के लिए एक प्राइवेसी और एक टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय स्कूल डेज कि मैं अगर मैंने मैनेज कर लिया कि एक कमरा मुझे खाली मिल गया, एंड आई नो आफ्टर हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद यहाँ पे लोग आएंगे, उससे बातें करेंगे, मैं एंगेज हो जाऊंगा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू स्विच ऑफ ऑल द फैंस एंड ऑल द एसीज ऑफ द रूम, और एक रूम को एक हीट चैम्बर बना देता था। अगर कोई आता भी था घर से, he used to sit for 10 minutes 15 minutes max, और गर्मी लगती थी वो भाग जाता था। बस smart thing, right? This was I had to study and this was all I could manage. Very nice. तो ये मेरा एक तरीका था। मेरी बहुत तरीका फेमस भी है घर पे कि भाई उसके रूम में मत जाना, अभी वो हीट चैम्बर बना हुआ है। तो आप बाहर आओगे तो पसीने से लथपथ हो जाओगे। तो फिर ऐसे में मैनेज करता था पढ़ाई का टाइम। इंटरेस्टिंग। बट द थिंग इज मैम कि आपका जो ग्रोथ है या फिर जो आपका एक्सपोजर है, आप सिबलिंग रिलेशनशिप जो बिल्ड करते हो, मैम मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मैं आज ऐसा है कि वो मेरे लिए जान दे सकते हैं, मैं भी उनके लिए जान दे सकता हूँ। मैं एक क्षण भी नहीं सोचूंगा उनके लिए। wow. मेरे ऐसे सिबलिंग्स हैं। मेरे एक मेरे बड़े भैया जो मेरे साथ ही रहते हैं, तो हम साथ में रूम में रहते हैं, वी शेयर अ रूम। तो हम लोग के सिबलिंग रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग है। मैंने बताया ना आपको कि मुझे बहुत ज्यादा बाद में पता लगा कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है। वो सब सगे भाई बहन है। कजिन्स वाला कॉन्सेप्ट बाद में पता चला। So there was a incident at my school. मेरे स्कूल में पूछा कि आपके कितने भाई बहन हैं? So I was like कि हाँ, जितने दिखता हूँ मैं उतने बताऊंगा। मैं 12 भाई कजन सिस्टर्स हैं, कजन ब्रदर सिस्टर्स। कहते पापा आपका मतलब आप कितने, वो he was shocked actually कि आप 12 भाई बहन हो। तो मैंने कहा यस सर। तो कहते आप कितने भाई बहन हो? फिर मुझे दिमाग पे जोर आया, तब मैंने बोला कि आई हैव अ यंगर सिस्टर। दैट्स ट्रू। जॉइंट फैमिलीज में ये होता है। एंड आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो, बिकॉज मतलब मी एंड माय पेरेंट्स, लाइक माय पेरेंट्स आर आल्सो लाइक 3 brothers एंड वो ऐसा वाला है एकदम। हम साथ में नहीं रहते, लेकिन वो हमेशा से ये रहा है कि हम जॉइंट फैमिली हैं। और जितने भी कजिन्स रहे हैं, कभी कजिन्स का कॉन्सेप्ट मुझे भी ऑनेस्टली बताऊं कॉलेज के बाद, मतलब स्कूल के बाद समझ आया है। वरना मैं भी बोलती थी हम लोग कितने लोग हैं, हम 11 भाई बहन हैं। दिस हैपेंस। वाओ, वेरी नाइस। सो 12th के बाद क्या प्लान था? मतलब यूपीएससी क्या शुरू से ही प्लान था, या कुछ अलग से कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसा इंस्पिरेशन मिली, कोई टीवी देखी, मूवी देखी, या रियल लाइफ एक्सपीरियंस? मैम एक्चुअली इट वाज क्लास 12th, जब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है, ऑब्वियसली सबके भी अच्छे आए थे, मेरे जो जितने भी साथ में क्लासमेट्स थे। तो हम लोग को फेलिसिटेशन के लिए इनवाइट किया गया। वहां पे मैं पहली बार किसी आईएएस या फिर किसी सिविल सर्वेंट के रूबरू आया
स्पेशली जो एक कोई यूपीएससी का एग्जाम जिसने क्लियर किया हो, तो मैं उसके मतलब उससे मेरी मुलाकात हुई. आई गॉट टू नो लाइक व्हाट आर द डायनामिक्स. फिर मैंने बाद में एक्सप्लोर किया. बट फर्स्टली तो जो चार्म होता है एक ऑफिसर का, और एक पर्सनालिटी होती है मैम, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा मोहित कर दिया. छोटे शहरों में तो बहुत ज्यादा होती है मैम, स्पेशली छोटे शहरों में तो बहुत ज्यादा. मुझे डीएम साहब डीएम आ रहे हैं, डीएम साहब का काफिला आ रहा है, 20-50 पुलिस साथ में उनको घेरे हुए हैं. तो मैम वो मुझे चार्म बहुत ज्यादा, उसने मुझे बहुत ज्यादा चार्मिंग लगा वो. उसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया कि व्हाट आर द फ्यूचर ऑप्शंस इन यूपीएससी. तो मुझे कई सारे एग्जाम्स जो सिमिलर पैटर्न्स पे एग्जाम्स मुझे समझ में आए. बट मैं चाहता था कि मैं ये एग्जाम शुरू करूं, बट अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में शुरू करूं, कि वहां तक मैं पहुंच जाता हूं, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लूं, कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर कर लूं, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो मैंने सोचा टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी था ना. हाँ मैम, मैं शुरू से ही क्योंकि मुझे ये श्योर था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है और ना मुझे इंजीनियर बनना है. तो आई वाज वेरी, ये बहुत क्लियर था. तो आईआईटी कुछ करना नहीं है. मैंने एक भी ना आईटी का एग्जाम दिया, ना मैंने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया. आई जस्ट फिल्ड द फॉर्म ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई गॉट इनटू इट and that's it ma'am. And what was the expectation of your parents? Ma'am, they were like कि हाँ ठीक है, समझदार है, कुछ कर रहा है, कुछ कर ही लेगा. अच्छा, ऐसे कोई उनके ड्रीम्स नहीं थे क्या? क्योंकि हम जनरली जब यूपी बिहार की बात करते हैं ना, हमारा बेटा बड़ा होकर आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, या ऐसा कुछ होते हैं उनके कोई ड्रीम्स? They didn't put any pressure on me कि आपको ये करना है. They were like कि आप एक्सप्लोर करो अभी, कि क्या आपके पास करियर ऑप्शंस है, और उसके दौरान जब एक्सप्लोर करोगे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट आर योर लाइकिंग्स. तो दे गेव मी अ सेंस ऑफ लिबर्टी इन दिस. और मुझे इस चीज में मुझे कभी ना उन्होंने किसी चीज को, नई चीज को एक्सप्लोर करने के लिए रोका, या फिर किसी भी चीज को बोला कि आप ये नहीं कर सकते या फिर ये आप करो. जैसे कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि दे पुट देयर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8th ऑनवर्ड्स इन आईटी कोचिंग्स, और वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी टॉल हो जाता है. दे हैड स्टार्ट हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज फ्रॉम क्लास 8th 10th ऑनवर्ड्स. नहीं, बहुत प्रेशर होता है. बहुत प्रेशर होता है. स्पेसिफिकली अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें ना, तो हमारे यहाँ, मैं भी यूपी से ही हूँ, तो आई नो दिस थिंग कि वो ये जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है, स्पेशली ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, उधर हमेशा ये होता है कि वो बचपन से ही कि बेटा तुमको कलेक्टर बनना है, बेटा तुमको जज बनना है, they impose their dreams on the child. That's true. But you have been lucky in that case then. Yes, कि फैमिली से सच कोई प्रेशर नहीं था. कोई प्रेशर नहीं मैम, कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं. इनफैक्ट इतना ज्यादा सपोर्ट है मेरी फैमिली का कि मतलब मैं अपना सारा क्रेडिट तो फैमिली को ही दूंगा मैम, क्योंकि जो मेरे पीछे रॉक सॉलिड बन के खड़े हैं. वेरी नाइस. कुछ भी घर में कोई भी परेशानी, पापा को कोई भी हेल्थ इश्यूज, मुझे वो 2 महीने बाद पता लग रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो अब सॉल्व हो चुके हैं. क्योंकि अगर मैं प्रिपरेशन के दौरान मुझे पता लगता है कि मेरे पापा को कोई हेल्थ इश्यूज या मम्मी की कोई हेल्थ इशू, तो मुझे बताते ही नहीं थे, क्योंकि मुझे बताएंगे मैं अफेक्ट होऊंगा, मेरी स्टडीज अफेक्ट होंगी. वो ज्यादा अगर कुछ बढ़ जाता था तभी तक मुझ पे पहुंचता था. वेरी नाइस. वो अपने आप अपने लेवल पे सॉल्व करके. दैट्स ट्रू. हम कहते हैं ना कि इस जर्नी में, यूपीएससी की जर्नी इतनी ज्यादा एग्जॉस्टिंग होती है, एक तो मेंटली लेवल पे एंड फाइनेंशियल लेवल पे. फाइनेंशियल है ना, और कि उस टाइम पे आप ऑलरेडी इतना उसमें घुस जाते हो, इतना घुस जाते हो कि आपको आसपास, और अगर फैमिली उस टाइम पे सपोर्ट कर रही हो, दैट इज द ओनली थिंग स्टूडेंट और एन एस्पिरेंट नीड एट दैट टाइम. परफेक्ट. तो हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिल गया फाइनली. फिर कैसी रही डीयू की लाइफ? पहली बार तो लाइक आई हैड अ कल्चरल चेंज, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप तो एक छोटे से शहर से और सीधा पूरा 12वीं करके वहां से बाहर निकल रहे थे, और सीधा मेट्रो सिटी. मैं पहली बार मैं घर से बाहर निकला, वो भी इतने लंबे वक्त के लिए. तो मैम शुरू में तो मेरे लिए भी बहुत कल्चरली चेंज था. छोटी छोटी चीजें कि मतलब मेट्रो में एंट्री कैसे करनी है, मेट्रो में रास्ता कैसे देखना है, कि ब्लू लाइन की मेट्रो इधर जाएगी या इधर जाएगी. मुझे इसमें इनिशियली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था. मतलब मैंने कहने का मतलब कल्चरल चेंज बहुत ज्यादा. फूडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, और बोलचाल तू तड़ाक करके यहाँ पे बात करते हैं मैम. कल्चर हर जगह कल्चर है. हम जहाँ से आते हैं अवधी लैंग्वेज है, हम आप हमारे यहाँ लखनऊ से आते हैं. तो तू पे जब मैं आया तो मुझे भी बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं सेटल हो गया और फिर कॉलेज लाइफ ही शुरू हो गई. What about the partying life? मैम पार्टिंग लाइफ, लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैंने इतनी ज्यादा पार्टी करी नहीं अपने कॉलेज में. द थिंग इज, के हंसराज कॉलेज में गए हैं. द थिंग इज कि हाफ ऑफ माय कॉलेज लाइफ वेंट इन कोरोना. I started my college in 2018 and by 2020 it was the period of corona. 2020 मार्च एक्चुअली हम लोगों का मिड सेम ब्रेक होता है मार्च में, तो मार्च में घर गए, उसी टाइम पे हम फिर वापस ही नहीं आए.
घर गए हम। 2 साल तो आपने जिंदगी जी है। हाँ मैम, अराउंड 1.5 ईयर मैंने कॉलेज लाइफ जी और बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला मुझे कॉलेज में। मतलब मैंने अपने कुछ ऐसे मतलब ऐसी एबिलिटीज देखी या फिर अपने ऐसे कुछ क्वालिटीज बिल्डअप कर ली जो मुझे पता ही नहीं था या फिर जो मुझे विश्वास ही नहीं था मैं कर पाऊंगा। लाइक व्हाट? लाइक फॉर एग्जांपल लीडरशिप स्किल्स। स्टार्टिंग फ्रॉम माय कॉलेज, मैं कॉलेज में जाते ही सेकेंड ईयर में मैम मुझे सेलेक्ट किया गया फॉर द टू बी द जनरल सेक्रेटरी ऑफ माय डिपार्टमेंट। वो भी प्रॉपर इंटरव्यू, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, इसमें मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई भी ऐसी कोई पोस्ट नहीं होल्ड करी थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मॉनिटर रहे हो यार। जिसमें मैं शैतानी करता था। तो मैम वो मैं जनरल सेक्रेटरी बना डिपार्टमेंट का, फिर उसके अंडर मुझे बहुत सारा काम सीखने के लिए मिला कि फॉर एग्जांपल कि कोई इवेंट करवाना है तो उसमें लगने वाली छोटी से छोटी चीज भी कैसे कैसे मैनेज करनी है, द मैन मैनेजमेंट स्पेशली इन डीयू जैसी डीयू की बच्चों से काम करवा पाना, वॉलंटियरिंग करवा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मुझे अपने कॉलेज लाइफ में मैंने ये एक्सपीरियंस किया और इस चीज का एक्सपोजर लिया। फिर उसके बाद बहुत सारे जो डिग्नेटरीज आते थे या फिर जो बहुत सारे फिल्म स्टार्स आते थे एंड फेमस प्रोफेसर्स, कैलाश खेर से मुझे मिलने का मौका मिला एक बार। मैंने उनको अपने सामने क्या कहते हैं गाते हुए सुना। तो रणविजय सिंह, ही वाज फ्रॉम माय ओन कॉलेज, एंड शाहरुख खान हिमसेल्फ, वो तो बट आई डिडंट गेट द चांस टू सी हिम बिकॉज वो 1 साल पहले हुआ था व्हेन ही केम टू गेट हिज डिग्री। बट द थिंग इज कि डीयू ने मुझे जो एक्सपोजर दिया वो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग, मेरे लिए मुझे बहुत सारे लेसन सिखा के गया एंड कुछ ऐसी क्वालिटीज इम्बाइब करके गया कि जिनको मैं आगे बहुत अच्छे से उस पे वर्क करके और अच्छे से यूज कर सकता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बैक मतलब ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होता है कि जब आप छोटे शहर से आते हैं तो आप बड़े शहर के एक्सपोजर को देखकर चकचौंधिया जाते हैं। आपकी लाइफ में एकदम नई चीजें होती हैं एंड जो लाइफ गोल्स होते हैं उनको आप भूल जाते हैं, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो आपके साथ क्या हो रहा था? क्योंकि आप तो सोच के आए थे कि ग्रेजुएशन के कर लूंगा, इसके बाद यूपीएससी करूंगा। सो लाइक something happened which distracted you और ऐसा कुछ हुआ क्या? मैम distractions to be honest दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली एज अ होल देखेंगे तो हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही हैं अगर आप देखने जाएं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी जितनी है, जितनी अपॉर्चुनिटीज है उसके इनटू 2 times डिस्ट्रैक्शंस। और मैम डिस्ट्रैक्शंस एज इन की मतलब मैंने क्यों नहीं गिवन किया डिस्ट्रैक्शंस को, मैम उसके बहुत सारे रीजंस थे। मतलब मुझे सबसे पहले मुझे अपना इनहेरेंट गोल पता हुआ था, और अगर मुझे इनहेरेंट गोल पता हुआ है मैम कि अपना मैं उसके लिए बहुत ज्यादा श्योर हूं, तो मैं बैक ऑफ द माइंड मेरी चीज वही चल रही है। मैं अगर अपने डेली प्रैक्टिसेस भले ही कुछ दिन के लिए चेंज कर सकता हूं कि मैं इनसे मिलने जा रहा हूं या ज्यादा लवर्स पॉइंट, फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में एक लवर्स पॉइंट एरिया था एलपी, इट इज वेरी फेमस इन इफ यू आस्क इन एवरीवन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एलपी बहुत फेमस था। तो मैं पूरा दिन एलपी पे भी घूम सकता था, मैं घूमा भी हूं कई दिन। बट घर वालों को पता है लवर पॉइंट्स की? मैम घर वाले आए नहीं, वरना उनको भी घुमाता। अभी पता चल जाएगी लवर पॉइंट्स की स्टोरी। घर वाले आप जरूर आइए, मैं फिर से लवर्स पॉइंट घुमाऊंगा आपको। बट ये किसी और के साथ जाता था, लेट मी टेल यू। हाँ कई सारे मेल फ्रेंड्स थे मेरे। नॉट फीमेल फ्रेंड्स? लाइक फीमेल इंटरेक्शन जरूरी है, मैं फीमेल फ्रेंड्स भी थे, हम लोग एक पूरा ग्रुप हुआ करता था। नाउ यू कैन tell this story openly. Now you have cleared a UPSC CAPF exam. You have become the assistant of commanding. It's okay मैम, it's okay. मैं ये कहना चाह रहा था कि फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैक इन द स्कूल मेरा इतना ज्यादा फीमेल इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन कहीं ना कहीं होता है छोटे शहरों में या फिर छोटे लाइक स्कूल्स पे, स्कूल लेवल्स पे। पहले नंबर तो आपकी तो दुश्मनी फीमेल थी। हाँ I won't say दुश्मन, बट हाँ मैंने एक टाइम के बाद दुश्मनी नहीं, बट I admired her. I'm just saying कि वो जब बचपन में होते हो ना, yes ma'am, तब तक तो खुंदस आती है कि ये फर्स्ट रैंक आ रही है इसकी। बिल्कुल। After that I admired her for her qualities ma'am. Of course. उसके बाद फीमेल इंटरेक्शन मेरा, और मुझे पता लगा कि हम जो जिस चीज से मैं इतना झिझकता था या फिर जिस चीज को मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, फीमेल इंटरेक्शन आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिखाती है, आपको तमीज सिखाती है, आप तमीजदार होने लगते हो, लड़कों को इंसान बनाती है। एग्जैक्टली। तो फीमेल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मैं तो कहता हूँ जो कॉलेज लाइफ को बिल्कुल एंजॉय नहीं करते या फिर कॉलेज लाइफ से प्रिपरेशन में लग जाते हैं, डेड सीरियस हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव नहीं कहूंगा, बट उनको एक्सप्लोर करना चाहिए कॉलेज लाइफ, क्योंकि इट ग्रोज योर पर्सनालिटी एंड इट ग्रूम्स यू।
एज अ जेंटलमैन, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। तो कोविड आ गया, कोविड में आप घर चले गए, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से शुरू करी? मैम कोविड के दौरान ही, अब जैसे कोविड के दौरान मैंने 3 सेमेस्टर से एग्जाम दिए, 3 सेमेस्टर तो हम लोग एग्जाम भी नहीं दे पाए, ओपन बुक एग्जाम्स दिया था हमने। तो उस दौरान मैं बहुत ही फ्री टाइम था मेरे पास, मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर पाया, मैं बुक्स पढ़ता था, मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखता था, मूवीज देखता था। उसी दौरान मैंने कुछ शायद कोई वीडियो देखा होगा और मैंने कोई लक्ष्मीकांत पे कोई टॉपिक चल रहा था, कोई लक्ष्मीकांत का टॉपिक, और उस टाइम तक मुझे ये भी क्लियर नहीं था कि एमपीज कैसे इलेक्ट होते हैं, एमएलएस कैसे इलेक्ट होते हैं। I was because you were like mathematics student and तो वो तो इंडियन पॉलिटी एकदम ही अलग चीज है। Exactly. तो उस टाइम मैंने फिर एक्सप्लोर करना चाहा, तो फिर मैंने लक्ष्मीकांत की बुक मंगाई, मैंने बुक पढ़ी। वेरी नाइस बुक, आई मस्ट टेल यू, बिकॉज़ आई एम नॉट फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड, बट स्टिल वो बुक ऐसी है ना कि कोई भी पढ़े ना उसको, it is considered Bible of UPSC। yes of course, and but वो बुक कोई भी जनरल पर्सन भी पढ़ लेना, उसको पता चल जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एवरीथिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी क्या है, सब पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने वो बुक एक्सप्लोर करी, फिर मैंने धीरे धीरे जब बुक एक्सप्लोर करी तो मैंने देखा कि इस बुक को पढ़ के कितने एग्जाम्स कवर हो सकते हैं। मैंने तो पहले ही सिर्फ उसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा, मैंने इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। फिर मैंने उसको एक बार एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने की कोशिश करी, तो मैंने देखा कि इसमें एग्जाम्स कौन से कवर हो रहे हैं। फिर अब धीरे धीरे जब एक्सप्लोर करना शुरू होते हो ना, जब फिर मुझे उससे कीवर्ड मिला सीएससी एग्जामिनेशन, फिर सीएससी एग्जामिनेशन से मुझे मिला सीएपीएफ एग्जामिनेशन, तो ये कड़ी बन गई मैम ये कि इन चीजों को कवर करके या फिर इन टॉपिक्स या इन बुक्स को कवर करके मैं इतने एग्जाम्स को कवर कर सकता हूँ या इतने एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ प्रिपरेशन में अपने। तो फिर मैम उससे मेरी फेमिलियरिटी मेरी लक्ष्मीकांत बुक से ही बनी। फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटीज बुक्स पढ़ी, उनमें भी मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जागा। तो फिर मैंने ये भी चीज मतलब इसके बाद मैं इसीलिए तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं परस्यू की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो मैथमेटिक्स से था वो शिफ्ट होके सोशल साइंसेस या फिर जो ह्यूमैनिटीज टॉपिक्स पे शिफ्ट हो गया। तो इस वजह से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा बिल्कुल करने का। सो यू हैव डिसाइडेड ड्यूरिंग योर कोविड कि भाई अब तो करना है यूपीएससी। यस मैम। सो ऐसा कुछ क्लियर था कि सीएससी में ही जाना है या सीएपीएफ भी देना है या डिफेंस एग्जाम्स देने? मैम इससे पहले मैंने सीएपीएफ से पहले मैंने 2 फुल फ्लेज अटेम्प्ट्स सीएससी के दिए हैं। यस मैम। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि जो सीएससी का पैटर्न है सो सीएपीएफ के पैटर्न के बहुत ज्यादा सिमिलर भी है, बहुत ज्यादा। और अगर आप उस सीएससी लेवल की मेहनत करते हो तो आपको सीएपीएफ में मेहनत इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा तो इनिशियली मैंने जब सीएससी को टाइम दिया, मेरे 2 अटेम्प्ट्स में प्री भी नहीं हुआ था मेरा, आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड। फिर एक इंसिडेंट होता है मेरी लाइफ में जब मेरे भैया को माय एल्डर कजन ब्रदर मेजर अभिषेक सिंह, ही इज करंटली इन इंडियन आर्मी, उनको शौर्य चक्र मिलता है। वाओ। From the government of India. He was posted in Jammu and Kashmir, and during an operation, he got injured also from a grenade. And that I must tell you that the piece of grenade is still in his eyes. वो उनकी आंखों में अब तक है। तो मतलब that was a very. We can't disclose the name of that operation. Ma'am, that is publicly disclosed. President of India himself posted his video on his page. So I can take his name. I can take his name. Because आर्मी का तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि you can't disclose. Okay, so what was that operation? The operation was that the name of the operation was Operation Zau. So Badgam district जो है वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 संदिग्ध आतंकवादी इस ठिकाने पे छुपे हुए हैं। और वो एक पतली सकरी सी गली थी जिसमें ना आप इधर से जा सकते थे ना आप इधर से जा सकते थे। तो ही हिमसेल्फ टुक एवरीथिंग इन हिज हैंड, और अपने सीईओ को उन्होंने पूछा कि कैन आई डू द ऑपरेशन, और सीईओ ने उनको हाँ कर दिया, यू कैन गो विद द ऑपरेशन। और फिर अकेले वो 4 लोगों की टुकड़ी में उन्होंने ऑपरेशन कंप्लीट किया। दिस इज द कोट। एक्चुअली जब आप खड़े होते हो राष्ट्रपति भवन में तो आपका जो पीछे नरेशन पढ़ते हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको, कोई ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं है ना मुझे उन्होंने बताई हुई है। यस मैम। तो वही है। तो फिर उसके बाद वो इंजर्ड भी हुए। सो ये जो कजिन ब्रदर है ये आपके साथ ही जॉइंट फैमिली में रहते थे? यस मैम। तो बचपन से ही आपको तो मतलब उनकी भी क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा डिफेंस फोर्सेस की तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं था या फिर बिल्कुल भी लाइकिंग नहीं थी। आई वोंट से लाइकिंग नहीं थी, बट I was not interested in preparing. inclined towards that. You were like यूपीएससी सीएससी करना है, मुझे तो आईएएस बनना है। है ना वो वाला सीन था। तो फिर उसके बाद
मुझे भी मतलब And in which year he got Shaurya Chakra? he got Shaurya Chakra in 2023 मैम, 2023. The year you have started preparation. Yes ma'am. उससे पहले उनका जो शौर्य चक्र था वो अनाउंस हो चुका था, but he got actual शौर्य चक्र. So he was the most like major inspiration for you. Ma'am, he was I must say that he had been the guiding light in my life. और मेरा जितना भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है या मोटिवेशन है, मैं कभी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ किसी भी चीज को लेके, मैं उनको डायरेक्ट फोन करता हूँ. लाइक ही इज देयर फॉर मी एवरी टाइम, और हर तरह से, मतलब इमोशनली, पैसे भी, फाइनेंशियली, हर तरीके से ही इज देयर फॉर मी. एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड टू, लाइक आई विल अगेन से दैट आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव गॉट सच कजिन्स एंड सच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो मेरे लिए हर वक्त मेरे लिए जान भी दे सकते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो दिस इज द थिंग, एंड आफ्टर दैट आई गॉट a chance to accompany him to the ceremony in the president house. Yes ma'am. Wow. And that How was that feeling? that was sublime ma'am. I was like, मेरे चारों, मतलब मैं जितनी देर भी रहा, मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे रोंगटे खड़े थे. आई वाज हैविंग गूज़बम्प्स बिकॉज कि आप इस एक ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हो या ऐसी गैदरिंग में होते हो जहाँ पे देश के सबसे इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एवरीवन. और उनको सामने से देख पाना या फिर सामने से एक एक्सपीरियंस ले पाना कि वो कैसे, मतलब वो कैसे उनके मैनरिज्म्स हैं, या फिर और भी ऑफिसर्स जो हैं जिनको डेकोरेट किया जा रहा था उस दिन, उनको देख के मुझे बहुत बहुत ज्यादा लेवल का इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन आप बोले. बस उस दिन कसम खा ली कि अब तो डिफेंस, उस दिन मेरा 4 जगह डिफेंस फोर्सेस एंड यूनिफॉर्म की तरफ, डिफेंस फोर्सेस की तरफ, और मैम यूनिफॉर्म का मुझे 4 उस दिन महसूस हुआ, उस दिन रियलाइज हुआ कि यार यूनिफॉर्म क्या डिफेंस का भी 4 बहुत ज्यादा है. तो फिर मैं उसके बाद से मैंने सीएपीएफ को एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि एक तो द फर्स्ट थिंग इज कि इट इज मोस्टली ऑन द पैटर्न ऑफ यूपीएससी सीएससी, और अगर आप उस लेवल की मेहनत करते हो तो सीएपीएफ के लिए चीजें आपके लिए आसान हो. दो द एग्जाम्स आर वेरी डिफरेंट, द एप्टीट्यूड ऑफ बोथ द एग्जाम्स आर अ बिट डिफरेंट, बट अगर आप उस लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो सीएपीएफ आपके लिए आसान हो जाता है. तो उसके बाद मैंने 2023 वाला एग्जाम दिया. फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन हो गया पेपर फॉर इन द रिटन एग्जामिनेशन. आफ्टर दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर द फिजिकल एंड मेडिकल, एंड वो भी क्लियर हो गया मैं फॉर्चुनेटली. उसके बाद इंटरव्यू, द थिंग इज कि इंटरव्यू मेरी लाइफ का सबसे पहला बड़ा इंटरव्यू था मैम वो, एंड दैट टू वाज यूपीएससी बोर्ड. आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, आई वाज वेरी अनश्योर ऑफ माय आंसर्स. आई वाजंट श्योर कि मुझे अगर ये क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं आंसर क्या करूंगा उनका, और किस तरह से मैनरिज्म्स होते हैं कुछ यूपीएससी इंटरव्यू के. दैट टाइम आपने मॉक्स नहीं दिए? नहीं मैम, मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो अपने सीपीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉक्स ना देना. मैं सारे एस्पिरेंट्स को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितने से ज्यादा मॉक्स हो सकते हैं आप उतने मॉक्स दीजिए, और मॉक्स इस पर्सपेक्टिव से नहीं दीजिए कि सामने वाला मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप कैसे आंसर कर रहे हो, इस पर्सपेक्टिव को ज्यादा फोकस करिए कि आपके मैनरिज्म्स क्या हैं या आप कैसे क्वेश्चन डील कर रहे हो. तो ये मैं एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि आप जितने से ज्यादा मॉक्स हो सकते हैं उतने ज्यादा मॉक्स दीजिए. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दिए थे अपने मॉक्स, उसका मुझे फल मिला भी मैम कि मेरे मार्क्स इंटरव्यू के बहुत ज्यादा खराब आए थे. कंपैरेटिवली द मेडिकल एंड द optional exam? Yes ma'am, the medical is actually qualifying. Physical medical is qualifying stage. In the written I scored pretty decent marks, but in the interview like I couldn't score good marks, और उस वजह से मेरा selection. So the major failure was the interview. The interview was the major failure. मैं बहुत under confident था उसके बाद. And the next thing मैंने जो preparation करना शुरू करी वो अब interview से शुरू करी. And that too was because कि मैंने साइड बाय साइड कुछ एग्जाम्स ऑर्डर चेंज कर दिया. नहीं ऐसा भी नहीं बोलूंगा ऑर्डर चेंज कर दिया, बट द थिंग इज कि मैंने साइड बाय साइड कुछ एग्जाम्स दिए थे, तो उसके इंटरव्यू मुझे उनके इंटरव्यू कॉल आ गया. फॉर एग्जांपल आई आल्सो गिव द इंटरव्यू ऑफ IBACIO 2023, तो मैंने उसका भी इंटरव्यू दिया, और उसकी प्रिपरेशन मैंने इतनी अच्छी करी कि जो मेरे फ्यूचर के आने वाले जितने भी इंटरव्यूज थे मेरी प्रिपरेशन सबकी अच्छी हो गई मैम. तो उसके बाद मैंने मॉक्स भी अच्छे से दिए, मैंने अपनी पर्सनालिटी या अपने डैफ एनालिसिस वो भी बहुत अच्छे से किया. अपने बारे में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा कि फॉर एग्जांपल लखीमपुर की हिस्ट्री क्या है, फॉर एग्जांपल शिखर वर्ड का ही मीनिंग क्या है. तो अगर जैसे आपने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था तो उसमें क्या ऐसे क्वेश्चन स्पेसिफिक अगर आपको याद हो जहाँ पे आपको ग्रिल किया गया या आप फंस गए, या जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि इंटरव्यू बोर्ड जो होता है ना दैट इज द मेन थिंग कि आपको कैसे मिलता है. तो
ऑफ कोर्स आपने ये चीज फाइंड आउट करी होगी कि जो उस टाइम पे आपको इंटरव्यू बोर्ड मिला था वो क्या क्या दिक्कत थी उसमें, क्या And the thing is, people always say you whenever you go for an interview to be very aware of your things. मेरा जो इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन था, एंड आई थिंक कि लास्ट इंप्रेशन जो मेरा था वो अच्छा नहीं बन पाया इस वजह से. लास्ट क्वेश्चन वाज कि यू केम हियर फ्रॉम करोल बाग और व्हाटएवर एरिया टू यूपीएससी ढोलपुर हाउस. रास्ते में ऐसी क्या 5 अच्छी चीजें और 5 बुरी चीजें आपने दिल्ली के बारे में देखी? एंड आई वाज लाइक कि यार ये कैसे, मतलब ये क्या पूछ लिया मुझसे. अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंट. मेरा तो ध्यान फोन पे था ना कि कैब कब आ रही है. मेरा तो ध्यान ये था ना कि ओटीपी क्या देना है. मेरा तो ध्यान था ही नहीं रास्ते पे. मैं पूरे रास्ते नर्वस था. फिर आई वाज लाइक कि हाँ यार ये चीज तो मैंने सोची नहीं. तो दैट डे आई रियलाइज कि आपको अवेयर रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सराउंडिंग्स के बारे में. क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि आप सिर्फ अवेयरनेस से ही सॉल्व कर सकते थे. आप अगर 5 नहीं बताते, आप एटलीस्ट 3 तो बता सकते थे. तो मुझे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में वो 3 क्वेश्चंस भी नहीं, और वो लास्ट क्वेश्चन था मेरे इंटरव्यू का. एंड दैट एंडेड ऑन अ लाइक बैड नोट. और उस वजह से मुझे लग रहा है कि मेरे जो मार्क्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ पाए इंटरव्यू में. तो दैट वाज द रीजन फॉर नॉट आई वाजंट सेलेक्टेड फॉर द 2023 अटेम्प्ट में. एंड उसके बाद फिर 2024 अटेम्प्ट हुआ. And this time I was fully prepared for every stage of the examination. मॉक्स देने शुरू किए, अच्छे से मॉक्स लगाए. तो 2023 में तो चलिए इंटरव्यू की वजह से हुआ है. अगर हम बाकी जो स्टेजेस हैं एग्जाम्स की उनकी बात करें, हाउ यू हैव स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि लोगों को स्टार्ट करने का ही जो स्ट्रैटेजी होता है ना वही नहीं समझ में आता है. शुरुआत कैसे करनी है, पढ़ना कैसे शुरू करना है. जैसे आपने इनिशियली बताया कि मैं तो इंडियन पॉलिटी पढ़नी शुरू की थी, है ना, बट देन चूंकि आपका बैकग्राउंड नहीं था वो, और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे, तो कैसे आपने शुरुआत करी, कैसे स्ट्रेटेजाइज किया? और चूंकि कोविड में ही कर रहे थे तो घर पे रह के प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट? तो कैसे जॉइंट फैमिली में, जैसे मैंने बोला वो तो मैं समझ गई कि आप वो हीट चैम्बर बना लेते थे, बट इसके अलावा क्या टाइमिंग्स होती थी, किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया? मैम द फर्स्ट थिंग कि आपको सबसे पहले एक इंटरेस्ट डेवलप करना है. एंड द थिंग इज कि अगर आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं है, आपका साइंस बैकग्राउंड है या फिर किसी और बैकग्राउंड से आप स्विच होते हो सीएससी या फिर यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें आप पढ़ने को मिलेंगी. फॉर एग्जांपल मुझे पॉलिटी पढ़ने के लिए मिला, तो मेरा इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्ड सुन रहा था न्यूज़पेपर्स में कि एमएलएस, एमपीज, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, मैं ऐसे वर्ड सुन रहा था. तो मुझे इससे फेमिलियरिटी थोड़ी सी पहले से थी, बस मुझे पता नहीं था इनके बारे में. तो मुझे जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने इनके बारे में और जाना. मुझे और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है इन चीजों के पीछे, वो मुझे जानने का मौका मिला. एंड इसके बाद मैंने एनसीईआरटी शुरू करी मैम. एंड एनसीईआरटी आई मस्ट टेल यू मैम, दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक्स इन द कंट्री. बहुत ज्यादा लोग उनको ओवरलुक कर जाते हैं या फिर इनका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, बट एनसीईआरटीज like are the cornerstone of any preparation that is UPSC focused. You should begin from NCERTs. आप NCERTs से शुरू करिए. NCERTs, what the NCERTs do, they develop your interest and they just kindle the candle. On top of that, the language is very exactly very lucid, very lucid, हाँ, very lucid, very बहुत ही ज्यादा transparent है, बहुत ही अच्छे से आप चैप्टर बाय चैप्टर. अगर आपको बहुत ज्यादा प्रो लेवल की नॉलेज नहीं भी हो ना, तो आप इन जनरल पढ़ के उस चीज को समझ सकते हैं. द थिंग इज कि एनसीईआरटी आल्सो लीव यू ऑन दैट नोट कि आपका इंटरेस्ट जग चुका है, बट आपके पास नॉलेज अब इतनी ज्यादा नहीं बची, तो आप और भी बुक्स एक्सप्लोर करने का आपके अंदर एक थॉट आ जाता है. या बेसिकली पहले ना स्टार्टिंग में बड़ी मोटी किताबें नहीं उठानी चाहिए, बिल्कुल नहीं उठानी. सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट कि जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको सबसे पहले उठाना चाहिए, मोटी किताबें साइड में रख दो. पहले आप एनसीईआरटीज करिए 6 to 12th, फिर उसके बाद आप रेफरेंस बुक पे मूव करिए, क्योंकि आपको अगर बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप रेफरेंस बुक पढ़ के कोई फायदा नहीं है मैम. You have to have basic knowledge at first, मैम, and then आप रेफरेंस बुक यूज फिर पढ़िए और फिर उसके बाद आप मॉक्स शुरू करिए. बिकॉज अल्टीमेटली you have to give test of whatever knowledge you have gained. आपने प्रिपरेशन में जो भी पढ़ा है आपको अल्टीमेटली उसका टेस्ट देना है. तो उन कंडीशंस को सिमुलेट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है मॉक्स देना. तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक्स हो सकते हैं, स्पेशली पेपर 1 और पेपर 2 इन सीएपीएफ प्रिपरेशन, आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक्स हो सकते हैं आप उतने मॉक्स कवर करिए. और उससे क्या होगा कि आपको एक आदत पड़ जाएगी टेस्ट एनवायरनमेंट में बैठने की,
एंड द अदर थिंग इज कि आप अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, आप अच्छा इंप्रूव कर रहे हो, तो उससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा. तो दीज आर द 2 थिंग्स दैट विल हेल्प यू बाय गिविंग मॉक्स. बट देन रिटन एग्जाम का एक बहुत बड़ा फोबिया होता है, क्योंकि मॉक तो चलिए इंटरव्यू में, खैर आपकी जर्नी अलग रही है. रिटन के लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? द रिटन पेपर, द पेपर 2 मैम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पेपर 2 मैम, उसमें मेन आपका राइटिंग स्किल्स और राइटिंग स्पीड ही टेस्ट हो रही है. इफ यू सी दैट पेपर वो कितना बड़ा है मैम, पेपर बहुत बड़ा है. वो 4 एसेस लिखने हैं आपको, 2 रिपोर्ट लिखनी है, 2 आर्ग्यूमेंट लिखनी है, एक प्रेसी कवर करनी है, फिर एक कॉम्प्रिहेंशन है, फिर उसके बाद जनरल ग्रामर. तो मतलब अगर आप इजीली करने जाएंगे या फिर इजीली आप सब कुछ बहुत ही आसानी से करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एग्जाम ही टाइम पे कवर नहीं होगा पूरा. आप पूरा पेपर 3 घंटे में कवर नहीं कर पाएंगे अगर आप इजीली लिखेंगे. और यही मेजर कंप्लेंट होता है बच्चों का कि मेरा टाइम पे एग्जाम नहीं कंप्लीट होता है. बिल्कुल बिल्कुल. यस मैम. तो पेपर 2 के लिए फिर आप सबसे ज्यादा, मैम पेपर 2 के लिए भी सेम मंत्रा मैं यही बोलूंगा, आप जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट में कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए. एंड कंट्रोल, बाय कंट्रोल एनवायरनमेंट आई मीन कि आपके पास एक प्रॉपर स्टॉप वॉच होनी चाहिए, जिसमें 3 घंटे के बाद आपने किसी को बोल रखा हो कि 3 घंटे के होते ही मेरा जो पेपर है मेरे हाथ से छीन लेना. ये नहीं कि मैं 3 घंटे के बाद भी लिख रहा हूं, 3 घंटे होते ही मेरे से पेपर छीन लेना. और स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड यू हैव टू राइट इन फुल थ्रॉटल, फुल स्पीड. मैम तभी वो एग्जाम, मैंने एग्जाम खुद दिया, मेरा 2 बार एग्जाम छूटते छूटते बचा है. जस्ट कि मैं अगर इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी, इतना प्रैक्टिस करने के बाद, कितने घंटे प्रैक्टिस, अगर हम बोलेंगे रिटन एग्जाम के लिए एक दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? मैम मिनिमम इफ यू आर राइटिंग, अगर आप लिख के कर रहे हो तो आप 2-3 घंटे तो मिनिमम आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए पर डे. यस मैम, पर डे. बिकॉज अगर आप 2-3 घंटे कर रहे हो तब आप एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाओगे, और वो भी एक स्ट्रेच में करने की कोशिश करिए. क्योंकि अगर आप ब्रेक्स ले रहे हो तो फिर फायदा है क्या? आपको कोई पॉइंट नहीं, एग्जाम में तो मिलेगा नहीं आपको. एग्जाम में तो कोई आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो आप एक स्ट्रेच में प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए. तो दिस इज द थिंग. एंड फॉर पेपर 1 आप जितना एक लेवल के बाद आपकी जो गेसिंग पावर है वो काम आएगी, नॉलेज नहीं काम आएगी. तो गेसिंग पावर भी तो यस मैम, एक्यूरेट कैसे करें? मैम वही मैं बता रहा हूँ. देखिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल 125 क्वेश्चंस हैं अगर, तो उसमें हार्डली आपको बहुत ज्यादा, अगर आप श्योर होंगे ना, तो आप हार्डली 70-80 क्वेश्चंस कर पाएंगे अच्छे से. मतलब जो आप जिसके साथ, वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल दिया जिनके बारे में बच्चे बहुत श्योर होते हैं, 70-80 क्वेश्चंस मैक्स, और वो भी मैं एक्स्ट्रापोलेट करके ही बोल रहा हूँ. उसके बाद आपको सिर्फ इंटेलिजेंट गेसिंग एंड लॉजिकल गेसिंग पे आपको अपना पेपर करना है. एंड दैट टू आल्सो कम्स विद प्रैक्टिस. तो मैम अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ मंत्रा इन सीएपीएस इज प्रैक्टिस ओनली. आप मुझे अभी भी याद है, मैंने अराउंड 5000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो पेपर 1 होता है. तो उससे मेरे क्वेश्चन बैंक एक बन गया. मैं क्या करता था, मैं जितने भी एक मॉक में क्वेश्चंस गलत हुए, मैं उसको एक कॉलम, पेपर के कॉलम में लिख लेता था कि मुझसे क्या पॉइंट गलत हुआ है. तो एट बिफोर एग्जामिनेशन मैं सिर्फ वही रिवाइज करता था. तो मेरे सिर्फ 1 घंटे में मेरे 5-10 मॉक्स रिवाइज हो गए. क्योंकि मुझे ये याद है कि मैंने गलत क्या किया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो लिख रखा है. तो आप ऐसे मॉक्स को प्रिपेयर करिए कि आप अपनी गलतियों पे जरूर ध्यान करिए, उनको लिख लीजिए एक पेपर पे, एक कॉलम में लिख के उसको रिवाइज करिए कि अब ये दोबारा अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कहीं भी ये क्वेश्चन आ गया लाइफ में, तो मैं ये तो कभी गलत नहीं करूंगा. वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. सो चूंकि सीएपीएफ की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, और सबसे बड़ा जो एक हर्डल एंड टास्क माना जाता है वो होता है फिजिकल. हाउ वाज योर फिजिकल? बिकॉज आपने 2 बार दिया है. मैम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट जो फिजिकल था, तो मुझे फिजिकल में इतने ज्यादा इश्यूज नहीं हुए, क्योंकि फिजिकली में मैं थोड़ा फिट भी था और मैं थोड़ा भागता दौड़ता भी रहता था, और इजीली हो गया फिजिकल 23rd के अटेम्प्ट में. बट टिल 2024 मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया था. मेरी हाइट और मेरी एज के हिसाब से, सबकी हाइट और सबकी एज के हिसाब से सीएपीएफ ने एक वेट कैटेगरी दी है. हाँ, आपको एक वेट कैटेगरी दी, आपको उसके अंदर लाई करना है. एंड आई वॉज अराउंड 15 kgs ओवरवेट. यस मैम, आई वॉज 15 kgs ओवरवेट. एंड मेरे पास टाइम जो था उनको कम करने के लिए, इट वॉज अराउंड 1.5 months. सिर्फ 1.5 महीने में मुझे 15 किलो कम करना है. क्योंकि जब से रिजल्ट आया और जब से फिजिकल शुरू होना था, सिर्फ 1.5 महीना बचा था. तो मुझे इतने कम टाइम में मुझे 15 kgs लूज करना था. तो मैम मुझे याद है, बहुत ही अनहेल्दी तरीका है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा.
आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरे एग्जाम को एग्जाम मान के चलिए, आप शुरू से तैयारी मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई में इतने ज्यादा एकदम इंडल्ज हो जाते हैं ना, और मैं मेरी कहानी अपनी हेल्थ को, हाँ एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये होता है कि वो हाइट, वेट, हेल्थ, वेल्थ सब भूल जाते हैं, उनको उससे पढ़ने में घुस जाते हैं। एंड दिस इज अ ट्रू लाइव एग्जांपल। हाँ, तो आप ओवरवेट हो जाते हो, आप ओबीस हो जाते हो, बिल्कुल, ठीक है, आपका मतलब आपकी बॉडी में कुछ बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। ओबेसिटी कम्स विद मेनी इन्फॉर्मेटिव्स, ठीक है। तो फिर मैम मैंने सबसे पहले तो 50 मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ था, वो माउंट एवरेस्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा मेहनत अपनी बॉडी पे तो स्पेशली कभी नहीं की। मैं पढ़ने में कर सकता हूँ, बट अपनी बॉडी में, जिसमें कि दौड़ना, लॉन्ग जंप एंड स्प्रिंट्स, ये सब इंक्लूड होता है। तो मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं अपनी बॉडी पे करी। मैं पूरा दिन नहीं खाता था, बहुत अनहेल्दी तरीका है, किसी को नहीं सजेस्ट करूंगा। फिर भी कैसे किया? मैं शुरू करता था, मेरे दिन के 2-3 मील्स थे सर। मैं रात में कच्चा पनीर खाता था और दिन में सिर्फ दाल पीता था। तो दीज वर द 2 थिंग एंड दैट आई फॉलोड टिल 15 days। जब मुझे अपने वेट में रिडक्शन शुरू हुआ, देन आई शिफ्टेड टू अदर गुड फॉर्म ऑफ मील्स। बट इनिशियली मेरे ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस कि ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि मैंने गाइडेंस लिया, मैंने कंसल्ट किया नहीं। मैंने जिम में चले जाते हैं उस टाइम पे। मैम वही मेरी गलती थी। मुझे मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे पास गाइडेंस नहीं था। मुझे बाद में रियलाइज हुआ आफ्टर 10-15 days कि जो भैया को कॉल कर लेते हैं। मैम भैया को कॉल कर सकता था, बट वो भी अपने ऑपरेशंस में बिजी हुआ करते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मैं परेशान नहीं करता था उनको ज्यादा। तो मैंने अपने फिजिकल की जर्नी इस प्रकार से शुरू करी, और फिर अल्टीमेटली 1-1.5 महीना खत्म होते होते मेरा जो वेट था वो ऑप्टिमम कैटेगरी में आ गया। और फिर जो फिजिकल और मेडिकल की जो प्रक्रिया होती है सीएपीएफ एग्जामिनेशन की, वो भी अपने आप में एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कैसा था मैम? वो भी बहुत अच्छा है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा तो यही 39th ITBP नोएडा में, अच्छा यहीं पे हुआ था दिल्ली में ही। तो फिर सुबह सुबह की कड़ाके की ठंड, क्योंकि आप दिसंबर का महीना रहता है, नवंबर दिसंबर का महीना, आप सुबह सुबह पहुंचते हो, आपके पहले तो उंगलियां जाम हो चुकी होती हैं और हाथ पैर की उंगलियां जाम हो चुकी होती हैं, आप इतना ट्रैवल करके आते हो ठंड में। और फिर आप थोड़ा वार्म अप लेते हो, फिर सारे 30 कैंडिडेट्स के साथ आप फिजिकल क्लियर करते हो, फिर मेडिकल भी होता है आपका उसी दिन या फिर अगले दिन मेडिकल भी हो जाता है। तो आप उस दौरान आप इतना ज्यादा आपको वेट कराया जाता है कभी कभी, क्योंकि प्रोसेस ही बहुत लंबा है। 30 स्टूडेंट्स के और 30 स्टूडेंट्स का होना है और विद इन 2 days में होना है, तो जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप उसी दौरान फिर आपकी दोस्ती भी होती है, आपके एस्पिरेंट्स जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको जानने का मौका मिलता है। इनफैक्ट मेरे 2-3 बहुत अच्छे दोस्त अभी भी जिनका सिलेक्शन हुआ है इस बार, उनका सिलेक्शन, वो मेरे दोस्त तभी फिजिकल में ही दोस्त बने हुए थे। तो मैम आपको बहुत सारे लोगों को जानने का मौका मिलता है, और एक फिजिकल मेडिकल की आपको प्रक्रिया पता लगती है कि कैसे होती हैं सब चीजें। आप बहुत सारे ऑफिसर से मिलोगे उस दौरान। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे कमांडेंट सर, डीआईजी सर सब आए हुए थे हमारा फिजिकल कंडक्ट कराने। तो आपको एक ऑफिसर का चार्म और एक वर्दी का चार्म और समझ में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम ये फिजिकल और मेडिकल की पूरी प्रक्रिया थी, और ये बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। उन स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत होती है जो जिनकी फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल ही बैकग्राउंड नहीं था, उन स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आपका ऐसा कोई बैकग्राउंड है जहां फिजिकली बिल्कुल फिट नहीं हो, तो आप अभी से शुरू कर दीजिए सीएपीएफ, और सीएपीएफ को पूरा 1 साल का प्रोसेस मान के एग्जामिनेशन शुरू करिए, क्योंकि ये पेपर 1 पेपर 2 की कहानी नहीं है सिर्फ। ये पेपर 1 पेपर 2 फिजिकल, मेडिकल एंड इंटरव्यू, एंड देन यू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर क्वालिफाइंग। तो ये पेपर 1 पेपर 2 की कहानी नहीं है, आपको पूरे एग्जाम को एज अ होल मान के चलना पड़ेगा। तो आपको साथ में फिजिकली फिट भी होना है। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोगों की मैंने क्योंकि कहानियां ऐसे सुनी है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे 1 किलो ज्यादा हो रहा है, 1 kg 2 kg ऐसे और कैसे कर करके बिल्कुल बिना खाए पिए लोग बहुत सारे मेंटेन करते हैं। बिल्कुल, आई टोटली गेट इट। बट देन फिर जब फाइनल इंटरव्यू की बारी आई, इस बार तो क्योंकि आपने मॉक्स भी दिए थे, यूसी एकेडमी में भी मॉक दिया था, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैम द फीडबैक दैट आई गॉट हियर वाज एक्सीलेंट, एंड स्पेशली द बोर्ड मेंबर्स जो मेरे मॉक इंटरव्यू में यूसी एकेडमी में जो हुआ था, बोर्ड मेंबर्स वर वेरी एक्सपीरियंस्ड, बहुत एक्सपीरियंस्ड बोर्ड मेंबर्स थे, और बहुत ही कैलकुलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे, एंड ओपिनियटेड क्वेश्चंस। दे वर नॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिकॉज दे हैड I had already tested my knowledge in the objective exam already. तो वो मेरा
मेरा जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है या मेरे जो सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है वो मुझसे ज्यादा पूछे गए और वो मुझे लगा कि बहुत बहुत बेटर है। आई वुड सजेस्ट एवरी कैंडिडेट कि आप जरूर यूसी एकेडमी का मॉक जरूर दीजिए, क्योंकि वो आपको एक ओवरऑल प्रिपरेशन मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता है। तो मेरा जो इंटरव्यू था, मॉक इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था, मैं बहुत ही अच्छा था। सो जो यूसी एकेडमी में आपने जब मॉक दिया, कोई ऐसे सवाल जो आपके एक्चुअल इंटरव्यू में हेल्प किए हों या इस तरीके का कुछ पूछा गया हो? मैम, जो मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में जो एक सवाल पूछा गया था अबाउट माई ओन डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जाम्पल लखीमपुर खीरी, एक आपको इंसिडेंट भी याद होगा कि अराउंड 2-3 years बैक, अराउंड 4 years बैक, एक फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे कुछ फार्मर्स की हत्या की गई थी, जान चली गई। तो मैम उस पे मेरा डिस्ट्रिक्ट का जैसे ही नाम आया मेरे डैफ में, उन्होंने मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा और फिर उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन दैट फॉलोड। फॉर एग्जांपल फार्मर प्रोटेस्ट से फार्म बिल्स पे क्वेश्चंस, फार्म बिल्स पे क्वेश्चन से आपका जनरल फार्मिंग इश्यूज इन द कंट्री। तो मैं वो ऑलरेडी जब मैंने मॉक में नहीं बता पाया, मैंने घर जाके उनको वापस से प्रिपेयर किया और वही क्वेश्चंस रेप्लिकेट हुए एक्चुअल जो मेरा इंटरव्यू था यूपीएससी में। तो मैम मुझे 1-2 क्वेश्चन ये याद है, तो मुझे इंटरव्यू में जो रेप्लिकेट हुए वो मुझे याद है क्वेश्चंस, तो वही मैं बता रहा हूँ। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो जब फाइनल इंटरव्यू हुआ तो इस बार का बोर्ड कैसा था, जो लक की हम बात कर रहे थे? मैम द थिंग इज कि ये इंटरव्यू होने से पहले मैंने ऑलरेडी 2-3 इंटरव्यू दे दिए थे जिनमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो इस बार मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी कि मेरे पास बैकअप है। यस मैम, मेरे पास मैंने IBACIO का भी इंटरव्यू दिया था, वो भी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। एक DFO का भी आप इंटरव्यू देते हो, कैबिनेट सेक्रेटरीट की एक पोस्ट होती है, मैंने उसका भी इंटरव्यू दिया। तो मेरे इंटरव्यूज बहुत अच्छे गए, तो मेरे इंटरव्यूज में मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला गया। तो मैंने इस बार मैं कॉन्फिडेंट होके गया था और मॉक्स भी दिए थे और पूरी तैयारी थी। तो इस बार तो बस मतलब मुझे जाके बस मॉक में बस अपीयर ही करना था और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था अपने आप को लेकर। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं मैम, स्पेशली कंसीडरिंग और पर्सनालिटी, तो आप जो पास का जो आपका एटमॉस्फेयर है, आपका ऑरा है, वो बहुत पॉजिटिविटी से भर जाता है। तो कॉन्फिडेंट फील होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एक्चुअल इंटरव्यू में। That's true. और ये मत फोकस करिए कि किससे क्या पूछा गया या इससे क्या क्वेश्चंस पूछे। भाई वहां पे इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आपसे वो 1000 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये तो कभी इस चीज के लिए चिंता करनी चाहिए कि पिछले बैच से क्या क्वेश्चन पूछा था या पिछले कैंडिडेट से क्या क्वेश्चन पूछा था। आप कॉन्फिडेंट फील करके जाइए। कॉन्फिडेंट फील अगर आप होंगे तो आप ऑलरेडी आपको किसी इन जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं इनकी आपको कोई चिंता नहीं होगी। एनी स्पेसिफिक थिंग व्हाइल यू वर लाइक गिविंग योर मेन इंटरव्यू, कोई ऐसा लगा हो कि जहाँ पे स्टक किए हो या कोई स्पेसिफिक? यस मैम, my interview board was retired Lieutenant General Raj Shukla sir. He was heading the board, and ma'am, that day only India launched attack on Pakistan, and Operation Sindoor was in operation. Operation Sindoor चल रहा था, तो मुझे इनहेरेंटली लग रहा था कि यार इस पे सवाल पूछे जाएंगे तो मैं कैसे आंसर करूंगा। एंड सीन लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर who himself is from a army background, तो मुझे लगा यहाँ तो क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी मैं प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि द इंसिडेंट ऑफ पहलगाम टेरर अटैक ऑलरेडी टुक प्लेस, तो मैं उसके बारे में भी पढ़ के गया था। बट टॉप ऑफ दैट इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। यस मैम, इट वाज डेवलपिंग सिचुएशन। तो इसलिए बोर्ड ने भी ज्यादा क्वेश्चंस अवॉइड किए। उन्होंने मुझसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे क्वेश्चन जरूर पूछे और कुछ वो मुझे ग्रे एरिया में भी ले जाने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इफ वी ऑक्युपाई पीओके। इट वाज अ वेरी ओपिनियटेड क्वेश्चन, और मुझे बताना था कि हम पीओके को कैसे, अगर हम ऑक्युपाई कर लेते हैं तो क्या होगा फिर। तो मैंने उस क्वेश्चन को भी डील किया, इवेट करने की कोशिश करी कि नहीं सर, हम पीओके को डायरेक्टली ऑक्युपाई नहीं कर सकते। सीइंग द डेमोग्राफी ऑफ दैट प्लेस, वहां पे सारे जनरल्स, सारे आर्मी ऑफिशियल्स वहीं पे पोस्टेड हैं। अगर हम वो ऑक्युपाई करते एरिया तो हम एक ऐसा कश्मीर का इशू पैदा कर देंगे जिससे हमें और ज्यादा डील करना पड़ेगा और ज्यादा टेररिज्म बढ़ेगा। तो दे वर लाइक अ बिट इम्प्रेस्ड फ्रॉम दिस आंसर। और फिर ऐसे जनरली लोगों का ये होता है ना कि भाई देशभक्ति भावना को लेके पता नहीं क्या बोल दे कि बिल्कुल हम अभी कर लेंगे, झंडे गाड़ देंगे जाके। जी, बट एट दैट पॉइंट, एट दैट प्लेस, यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटेड विद योर आंसर्स एंड यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। तो और जो इंटरव्यू का जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो बहुत कॉर्डियल होता है। इतना ज्यादा आपको कंफर्टेबल फील करवाएंगे फ्रॉम एवरीथिंग,
स्टार्टिंग फ्रॉम योर लैंग्वेज, आपको किसी भी लैंग्वेज में बात करनी है, दे आर फ्री टू ओपन. हिंदी इंग्लिश का कोई प्रेजुडिस नहीं है. जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये नहीं यार मेरा हिंदी है स्ट्रांग नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं. कई बोर्ड्स में तो ऐसा जो बोर्ड प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात करिए, हमें कोई प्रेजुडिस नहीं है किसी भी लैंग्वेज रहता है वो तो इन बट हाँ, चूंकि डिफेंस में मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है क्या कि जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें लैंग्वेज बहुत मैटर करती है. सीएसई में तो देयर लाइक कि आप इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें, किसी भी में नहीं मैम. सीइंग द यूपीएससी इंटरव्यू और जो मैंने जितना भी अभी तक सुना है, दे डोंट हैव एनी इश्यूज विद लैंग्वेज दैट यू कन्वर्स इन द इंटरव्यू. उनको बस आपके थॉट्स जानने हैं, आपका मीडियम नहीं जानना. मीडियम के बारे में वो ज्यादा कंसर्न नहीं है. वो तो हम ट्रेन कर लेंगे. मीडियम के बारे में वो ज्यादा कंसर्न नहीं है, आपके थॉट्स के बारे में ज्यादा कंसर्न है. सो दिस वाज माय इंटरव्यू और बहुत ज्यादा कॉर्डियल बोर्ड है. नॉर्मल क्वेश्चंस, क्या जो जनरल टॉपिक्स इश्यूज चल रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट से लगा के जो फार्मर इश्यूज तक, everything हाँ, सारे इश्यूज हमने मोस्टली कवर किए. और बहुत ज्यादा मतलब मैं ऑल्दो कॉन्फिडेंट भी था मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं मॉक्स इंटरव्यू दे के भी आया था और क्वेश्चंस भी कुछ रेप्लिकेट हो गए, तो मुझे अंदर से मैं थोड़ा सा खुश था. तो इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया मेरा. फिर एक चीज बोली जाती है इंटरव्यू के लिए कि टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी भगा देते हैं, तो मतलब अगर किसी का बहुत कम टाइम 10 से 15 मिनट का चला तो इट्स नॉट गुड, देन किसी का ज्यादा चला तो बहुत ज्यादा ग्रिल किया गया. आपका कितने मिनट का चला था? मैम मेरा अराउंड 15 से 20 मिनट्स, 22 मिनट्स मैक्सिमम. आइडियल टाइमिंग कितना तो होता ही है. एंड द थिंग इज कि मैम यू कैन नेवर जज एनीथिंग इन यूपीएससी. इट थ्रोस अनप्रेडिक्टेबल बॉल्स इन यू. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड apart from Union Public Service Commission, unpredictable service commission. Yes. You can never judge anything about UPSC. और मेरा जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा हुआ. नॉर्मल टाइमिंग्स जितना एवरेज टाइमिंग्स होता है इंटरव्यू हो गया और मैं बाहर आ गया. तो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया. So this time you were so confident कि इस बार yes, I was confident. I was with my friend and निकलती मैंने उसको बोल दिया कि भाई इस बार अगर इंटरव्यू मेरे हिसाब से जितना अच्छा गया तो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा. Very nice. So जब फाइनली रिजल्ट आया क्या मतलब एक्सप्रेशंस थे, क्या फीलिंग्स थी एंड क्या इमोशंस थे फैमिली के भी? मैं बोलूंगा ना, मैं अभी तक वो मोमेंट मुझे बहुत सरियल है मेरे लिए. वो मोमेंट जिस टाइम रिजल्ट आया, और मैं अभी भी अगर वो मोमेंट याद करता हूँ तो मेरे लाइक आई गेट गूज़बम्प्स, क्योंकि वो आपका एक सारे जितने भी साल की मेहनत है ना, वो आपके सब सामने फ्लैशबैक होता है. एज सुन एज यू गेट योर रिजल्ट और एज सुन एज यू गेट योर नेम इन दैट पीडीएफ, एंड दैट इज अ वेरी सरियल मोमेंट. और वो आपकी जिंदगी एक मोमेंट बदल देता है. यू आर लाइक अ मोमेंट बिफोर यू आर नथिंग, अ मोमेंट आफ्टर यू आर एन ऑफिसर. तो वो मोमेंट वो बहुत मैंने तो कहूंगा जिसने भी एक्सपीरियंस किया है उसको मालूम है, और ये किसी भी शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है. मुझे अभी याद है मेरा रिजल्ट आने वाला था और सुबह से ही ये चर्चा चल रही थी कि आज रिजल्ट आ रहा है. तो मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था कि आज रिजल्ट आ रहा है, और सब ऐसे ही बहुत ही कैजुअली थे, सब अपना घर के काम चल रहे हैं, मम्मी कुछ कर रही है, पापा कुछ कर रहे हैं. एंड फिर सडनली अराउंड 5:20 और 5:15 इन द इवनिंग एक पीडीएफ पॉपअप होता है. वही फिर मेरे हाथ कांपते हुए हाथों से मैंने वो पीडीएफ डाउनलोड किया. मैंने पीडीएफ खोला, अपना रोल नंबर टाइप किया 0835750 और 750 दबाते ही वो नाम पॉपअप हो गया, AIR 115. And that is when like जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, और like सबका यही मोस्टली जो फैमिलीज मिडिल क्लास होती हैं सब रोने लग गया घर पे मेरे, और मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था सीइंग द रिजल्ट. और सब कुछ फ्लैशबैक होता है आपके एक क्षण में, आप पूरे साल देख लेते हो एक क्षण में अपनी नजरों के सामने. तो वो एक मोमेंट बहुत सरियल मोमेंट है. एंड दिस वाज अबाउट माय रिजल्ट डे मैम. Family must be very proud on you, right? I think they are, ma'am. I think, of course, they are. They are. You've done an amazing, great job, and finally, like you were saying, the charm of uniform. Yes, ma'am. It's on the way. Yes, ma'am. It is on the way, and like I'm very eager to like adorn that uniform. Yeah. And to get that to get those stars on my shoulder, ma'am. I'm very eager. So, Shikhar, lastly, for the aspirants specifically, since in the first attempt you came till to the interview board, right? But still it was a failure. How you dealt with it? Ma'am, I dealt in the way like I didn't thought about it. I did not think about the failures. आप जितना सोचोगे वो एक स्पाइरल है मैम, एंड दैट इज ओनली डाउनवर्ड स्पाइरल.
आप जितना सोचोगे कि आप नेगेटिवली अपने फेलियर्स के बारे में, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई if you think positively, for example when I thought about my interview experience of 2023, तो मैंने उस पर पॉजिटिवली काम किया. आपने फेलियर्स को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि मैं इस पे इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ. नेगेटिव्स अगर आप देखने लगे कि भाई इस बार भी नहीं हुआ यार, अगली बार क्या करूंगा, अगर आप ऐसे करते ना तो आपको अराउंड एक नेगेटिव ऑरा बन जाता है अपने आप, और वो आपको डाउनवर्ड स्पाइरल में लेके जाएगा. आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, मेंटल हेल्थ के बाद आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, और आप अपनी प्रिपरेशन के जो ट्रैक है उससे हट जाएंगे. तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, सिंपल सा मंत्र है. मैं कोई बड़ी बात नहीं करता किसी भी एस्पिरेंट को सजेशन देने से पहले. जस्ट फॉलो योर रूटीन एंड हैव अ टाइम टेबल, दैट्स इट. कोई बड़ी बात नहीं करनी, कोई इतना मोटिवेटेड रहना है, कुछ नहीं करना. एक टाइम टेबल बनाओ जिसको एक दिन पहले तुम्हारा पता हो तुम्हें कि नेक्स्ट डे तुम्हें करना क्या है, एंड हैव अ रूटीन, दैट्स इट. एंड व्हाट आर द 3 things you will suggest to the aspirants that you should not avoid it? Unavoidable 3 things. The first thing is PYQs. PYQ की जो बुक है उसको आप दिन रात पढ़िए. सुबह उठने के जस्ट बाद पढ़िए और रात में सोने के जस्ट पहले पढ़िए. PYQ के तो PYQ इज अ मस्ट. PYQ बाइबल है आपके लिए CAPF प्रिपरेशन में. एंड उसके बाद इंटरव्यू प्रैक्टिस, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप और दैट टू टाइम बाउंड एंड टाइम कंट्रोल. राइटिंग प्रैक्टिस एंड आफ्टर दैट फिजिकली यू हैव टू बी वेरी फिट. आपको फिट रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये शुरू से ही तैयारी करके नहीं चलेंगे तो आपको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी. और ये चांसेस भी है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ओवरवेट होने की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए. उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे पेपर 1 पेपर 2 में, और जस्ट बिकॉज कि वो ओवरवेट थे, उनकी बॉडी में कोई इशू था छोटा सा, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए. एंड दैट कॉस्टेड देम देयर सिलेक्शन एंड द ईयर एज वेल. तो ये चीज आपको शुरू से ही तैयारी करके चलनी है. एंड these are 3 things that I would suggest the aspirants. Very nice. And at last, would you want to say anything for UC Academy? Yes, ma'am. The time, like when I gave my mock interview in the UC Academy, the academy was not that big, क्योंकि उन्होंने बस just शुरू किया था. Just started. But my mock interview experience at UC Academy was great. So, and this time the UC Academy is full-fledged, like as far as I know right now, वो बहुत full-fledged है. उनके mock की qualities बहुत ज्यादा है. तो क्लास में जो उनको जो notes मिलते हैं या फिर जो क्लास के lectures हैं वो भी बहुत ज्यादा top notch quality के. मैंने कुछ lectures इनफैक्ट YouTube पे देखे हुए हैं, तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं UC Academy के पास. And I think aspirants can trust UC Academy with their CAPF preparation. Thank you so much, यार. बहुत मजा आया. And I'm telling you, you're such an amazing person. The way you have explained. You too are amazing. So no, actually, because most of the time, कई बार मैं तो interviews लेती रहती हूँ. There are people who actually quite camera phobic and they are really. But you were so honest, and you were just telling your entire story. And I'm pretty sure there are a lot of students out there who can connect with you. The छोटी चीजें जो आपने अपनी जर्नी के बारे में बताई है ना, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताई है, there are a lot of students who can connect with that. And I'm pretty sure that आप सभी को शिखर की स्ट्रैटेजी समझ आई होगी, किस तरीके से प्रिपेयर किया है, क्या क्या चीजें अवॉइड नहीं करनी है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, स्पेसिफिकली when he talks about his distractions when he came to the Delhi University. And एक टाइम तक डिस्ट्रैक्शंस बहुत अच्छे हैं, उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस बहुत खराब है. Definitely. So thank you so much for your time, and many congratulations once again. Thank you so much. And looking forward to see you in the uniform. Thank you. Thank you so much. Keep watching us, keep loving us, and Jai Hind.